हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग और कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? आई होप ऑल विल बी वेरी फाइन। ओके, यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस some important questions for term 1 and these questions may come in your exam. Okay, so let's see what are the questions that may come in your exam. Yes, students, our first question is what is nucleus? State the importance of nucleus. हमें क्वेश्चन में बताना है कि न्यूक्लियस क्या होता है और इस न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ओके, सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, सेल का जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी होता है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज ये क्या है स्टूडेंट, हमारा एक सेल है और सेल का जो ये मिडिल पार्ट है ना, ये जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, तो हम लोग समझ लिए कि न्यूक्लियस क्या होता है ना, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट हमें बताना है कि इस न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो न्यूक्लियस रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो हमारे कुछ डाइजेस्टिव मटेरियल्स हों, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो सेल के अंदर और बाहर मूव करते हैं, है ना। तो इस न्यूक्लियस का क्या काम है, तो इस न्यूक्लियस का काम है उस मटेरियल को इन और आउट करना। ठीक है ना, क्या करना, इन और आउट करना। ओके, न्यूक्लियस रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, it also controls all the cellular activities of the cell. Okay, means सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, that all activities are controlled by this nucleus. Okay, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है why is cell wall present in plant cells and not in animal cells? ओके, ये जो हमारा सेल वाल है ये केवल प्लांट सेल में ही क्यों प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट क्यों नहीं होता है, इसका यहाँ पर हमें आंसर देना है। ओके स्टूडेंट्स, सेल वाल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सेल वाल इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, है ना। प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। ओके, तो ये सेल वाल प्लांट सेल में ही क्यों प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट क्यों नहीं होता है, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। ओके, द सेल वाल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड नॉट इन एनिमल सेल्स बिकॉज द प्लांट्स रिक्वायर प्रोटेक्शन। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर कह रहा है कि सेल वाल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है ना, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, प्लांट्स को बचाव चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल उठता है कि किन किन चीज़ों से प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं, तो हमारे आंसर का नेक्स्ट पार्ट होगा प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। ओके, they are exposed to these variations because they cannot move like animals for shelter. Okay, तो ये हमने समझ लिया कि कुछ वेरिएशंस हैं और इस वेरिएशंस के प्रोटेक्शंस के लिए ही प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, डिफाइन द फंक्शंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, यहाँ पर हमें बताना है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और इस क्लोरोप्लास्ट का फंक्शंस क्या है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ओके, प्लांट्स में एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसे हम लोग प्लास्टिड्स कहते हैं। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होता है ना। ओके स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो ए ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ओके, और इसका फंक्शंस क्या है, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। इसका फर्स्ट फंक्शन है कि यह क्या करता है, तो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है ना। इस क्लोरोप्लास्ट में स्टूडेंट्स क्लोरोफिल होता है। ओके, एंड क्लोरोफिल इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। ओके, एंड chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. Okay,
फर्स्ट तो हमने समझा कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है। क्लोरोप्लास्ट का काम है लिप्स को ग्रीन कलर इम्पार्ट करना। और सेकेंड फंक्शंस क्या है स्टूडेंट, तो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ओके, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यह इसेंशियल होता है किसके लिए, तो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया है ना। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, द ग्रीन कलर plastids are called chloroplast. They provide green color to the leaves. Chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. Okay. Next question है what is the function of the nuclear membrane. Okay, nuclear membrane का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है ना। स्टूडेंट्स, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया न्यूक्लियस के बारे में। ओके, तो न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग होता है, ओके, द आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। ओके, इट ऑल्सो अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन कौन सा ऐसा मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर में आ सकता है या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव कर सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डज शुगर प्ले इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ओके, फूड की प्रिजर्वेशन में शुगर का क्या रोल है। ओके, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। द रोल ऑफ शुगर इन फूड प्रिजर्वेशन इज सिग्निफिकेंट। ओके, शुगर रिड्यूसेस द वाटर कंटेंट and make it unavailable for growth of microorganisms. Okay, dear students, हम जानते हैं कि जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर शुगर का मेन फंक्शन है उस वाटर कंटेंट को रिड्यूस करना। ओके, अगर वाटर कंटेंट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। Now we start our question number 6. Between viruses and other microorganisms. यहाँ पर हमें वायरस और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के बीच क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, सो लेट्स सी आवर आंसर। ओके, हमने क्या किया, 2 कॉलम बनाया, एक वायरस का और एक अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो वायरस में क्या होगा स्टूडेंट, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यह क्या करता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है ना, और रिप्रोड्यूस ओनली बाय इंटरिंग द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, है ना। वायरस उसी शर्त पे रिप्रोड्यूस करेगा जब इसको कोई लिविंग बॉडी मिलेगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेगा, है ना। लेकिन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, दे डू नॉट नीड टू इंटर एनी होस्ट ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोड्यूस और शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, मीन्स जैसे कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, फंगी हो गया, है ना, तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, ना तो अपनी रिप्रोडक्शन के लिए और ना ही टू शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंसेस। हमारा नेक्स्ट डिफरेंसेस है दे आर नॉन सेल्यूलर माइक्रोब्स, और यहाँ पर होगा दे आर सेल्यूलर माइक्रोब्स। मतलब माइक्रोब्स को स्टूडेंट्स हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वायरस का कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, देयर इज लैक ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर इन वायरसेस। ओके, लेकिन जितने भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो सेल्यूलर होते हैं, मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल्यूलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी आवर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। ओके, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बैक्टीरिया का क्या रोल है। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा
Some bacteria which are present in the root nodules of leguminous plants or free living fix the atmospheric nitrogen in the soil, which is ultimately used up by the plants. Hence they increase the fertility of the soil. Okay students, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइबोजियम, एजिटोबैक्टर, ये क्या करते हैं, तो ये लेगुमिनस प्लांट के रूट नोडल्स में पाए जाते हैं, है ना, और वहाँ पर वे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं, है ना, और जब सॉइल में क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो वहाँ यह प्लांट सॉइल से क्या करता है, उस नाइट्रोजन के फॉर्म को यूज्ड अप कर लेता है ना, और इस प्रकार हमारे सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया. स्टूडेंट्स, ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.